पीएम मोदी का 1 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा। आज 8 साल बाद एक ही मंच पर दिखेंगे पीएम मोदी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे को देंगे मेट्रो की सौगात। दोपहर मेट्रो रेल को दिखाएंगे हरी झंडी। विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। शिलान्यास। आज लोक भवन में होगी यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। धान खरीद नीति समेत अन्य प्रस्तावों पर होगी चर्चा। हिंसाग्रस्त हरियाणा के नूंह में तनाव बरकरार। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं की गई बंद। उपद्रवियों ने 80 गाड़ियों को किया था आग के हवाले। हरियाणा में हिंसा को देखते हुए राजधानी दिल्ली में जारी किया गया अलर्ट। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर दिख रही पुलिस। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा। पुणे में पुल गिरने से 15 लोगों की गई जान। हाईवे के निर्माणाधीन पुल गिरने से 15 लोगों की मौत। 4 से 6 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर कमलनाथ को जिम्मेदारी मिली है। कमलनाथ को मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आई है और इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है। तो कमलनाथ को इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है। यह आम खबर आपको बता दें। अब मध्य प्रदेश में चुनाव, उससे पहले यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है कमलनाथ को। और आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी है। कमलनाथ को इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कमलनाथ को इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर इलेक्शन कमेटी का हेड बनाए जाने की बात सामने आई है। कमलनाथ को ये बड़ी जिम्मेदारी चुनाव से पहले सौंपी गई है और कमलनाथ को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस वक्त की आम खबर भोपाल से आपको हम बता रहे हैं। तो भोपाल से ये बड़ी जानकारी, जहां पर कांग्रेस ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी है और कमलनाथ को मिली जिम्मेदारी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, तो कमलनाथ को अहम जिम्मेदारी मिली है और इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है। तो कमलनाथ को इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश में ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो मध्य प्रदेश में ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, यहाँ पर कमलनाथ को इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है और कमलनाथ को इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है। भोपाल से खबर, कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और फिलहाल ये आम खबर, जहां पर कांग्रेस ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी दी है। तो कांग्रेस ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश में दी जिम्मेदारी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब पूरी तरीके से तैयार हो गई है। इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है कमलनाथ को। तो कमलनाथ को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भोपाल से ये खबर आपको बताते, कांग्रेस पार्टी ने अब कमलनाथ को इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया है। तो इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है और कांग्रेस की ओर से ये बड़ी जिम्मेदारी कमलनाथ को सौंपी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कमलनाथ को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमलनाथ को इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है। तो कमलनाथ को इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया और भोपाल से खबर, कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो कमलनाथ को मिली बड़ी जिम्मेदारी। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है कमलनाथ को। अहम खबर आपको बता दें और इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है कमलनाथ को। ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कमलनाथ को इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कांग्रेस ने कमलनाथ को इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया है और ये बड़ी जानकारी, कमलनाथ को यहाँ जिम्मेदारी मिली है।
अब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी है और उससे पहले यहाँ पर साफ तौर पर तैयारियां हर दल की ओर से काफ़ी तेज़ी के साथ शुरू हुई हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं जहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ तैयारियों की शुरुआत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें जहाँ पर कमलनाथ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कमलनाथ को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और कमलनाथ को इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है। तो इलेक्शन कमेटी का कमलनाथ को हेड बनाया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं भोपाल से, ये बड़ी खबर जहां पर अब कांग्रेस पार्टी भी आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर चुकी है। और कमलनाथ को इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो कमलनाथ को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है और आने वाले साल में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है उसको देखते हुए यहाँ पर साफ तौर पर हर एक पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमेटी का हेड कमलनाथ को बनाया है। बड़ी जिम्मेदारी कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी ने सौंपी है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें जहां पर कमलनाथ को मिली है बड़ी जिम्मेदारी, इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें कमलनाथ को इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है और भोपाल से ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ सुनील मालविया इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सुनील, अब कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है, यानी साफ तौर पर सभी दलों की ओर से चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में चाहे बीजेपी की बात की जाए फिर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस भी अब तैयारी करने में पीछे नहीं है। कांग्रेस की कमेटी के जो चीफ है कमलनाथ जी को बना दिया गया है। फिर वहीं बात की जाए जो कांतिलाल भूरिया हैं उनको भी चुनाव प्रबंध समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। तो कहीं ना बात की सारे जो लोग हैं, अभी एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में कमलनाथ को स्वीप बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो कांग्रेस कमेटी के अंदर जो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल थी कि कमलनाथ जी को अहम जिम्मेदारी मिलेगी, तो वही कयास लगाए भी जाए थे और वो कयास पूरे हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया सुनील आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर आपको हम बता दें जहां पर साफ तौर पर कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भोपाल में कमलनाथ को इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है। यह आम खबर आपको हम बता दें और कांग्रेस ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी दी है। तो कमलनाथ को यहां पर अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, इलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है और भोपाल से अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर कमलनाथ को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इलेक्शन कमेटी का कमलनाथ को हेड बनाया गया। भोपाल में कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर भोपाल में कमलनाथ को मिली बड़ी जिम्मेदारी और कांग्रेस ने कमलनाथ को
बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो देखिए, मणिपुर में जिस तरीके की घटना सामने आई है, इसके बाद अब सवाल यह है कि क्या मणिपुर के बाद हरियाणा सुलगेगा। तो ये अहम खबर है और आगे बढ़ते हैं, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई है। इस दौरान सरकारी और निजी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस को स्थिति कंट्रोल करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने बताया कि गुरुग्राम की पुलिस टीमें जब गुरुग्राम से मेवात जा रही थी तो रास्ते में लोगों के द्वारा पुलिस की गाड़ियों पर पथराव कर दिया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की कि इस घटना से संबंधित कोई भी हिंसा और उन्माद फैलाने वाला कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर न डालें, जिससे धार्मिक भावनाएं, आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचे और अशांति फैले। अगर कोई भी इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया या इंटरनेट पर डालता है तो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा उसने खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और हर साल की भांति इस साल भी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। इसमें गुरुग्राम से भी सैकड़ों गाड़ियों में सवार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवान शिव का जलाभिषेक करने नलहड शिव मंदिर मेवात में पहुंचे हुए थे। बवाल के बाद नूह में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। नूह में धारा 144 लगाई गई। 1000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। स्पीकर के जरिए लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही थी। और फरीदाबाद में भी धारा 144 लागू कर दी गई। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता सूबे सिंह ने कहा कि नूह में तनाव के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरंत प्रभाव से फरीदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों में आग लगा दी गई और गाड़ियों को फूंका गया है, वो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से इस पूरे विवाद और हिंसा के बाद पथराव शुरू हो गया। लोग अपने घरों से पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। और तीसरी तस्वीर जहां पर जगह जगह पर पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। तो तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जगह जगह पर पत्थरबाजी हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मोहित सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, हरियाणा में भी हिंसा हो गई, हालांकि पुलिस लगातार लोगों को समझाती रही, घर में रहने की अपील करती रही, इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वो बयान कर रही हैं कि मामला काफी बढ़ गया था। जी मैम, जो है ये घटना काफी बढ़ चुकी है। लोगों को समझाने के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंसा हो रही है। पत्थरबाजी लोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस फिर भी समझाती रही, लेकिन फिर भी पुलिस का कोई असर लोगों पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या वजह थी मोहित, आखिर ये विवाद, ये पूरी हिंसा किस चीज को लेकर शुरू हुई थी? विस्तार से बताएं कि आखिर क्यों हरियाणा भी सुलगने लगा। जी देखिए मैम, जो शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती है वो नूह के अंदर से निकाली जा रही थी, जिसपे कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो है पथराव शुरू कर दिया था, जिसको लेकर ये हिंसा पहले मेवात में थी, उसके बाद अब बढ़ते बढ़ते गुड़गांव की तरफ हो गई है, फिर पलवल की तरफ बढ़ गई है। फिलहाल गुड़गांव के हालात जो खराब चल रहे हैं, आगजनी होने लगी है, गाड़ियों को जला दिया गया है। ये शोभा यात्रा को लेकर जो है ये मामला जो है तूल पकड़ता रहा है। बिल्कुल, लेकिन अभी हालात कैसे हैं? इंटरनेट सेवाएं बंद थी, पुलिस लगातार स्पीकर के माध्यम से भी शांति बनाए रखने की बात कर रही थी, साथ ही सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज ना पोस्ट हो ये भी अपील कर रही थी। माहौल कैसा है फिलहाल? ताजा अपडेट माहौल को लेकर क्या है? फिलहाल का जो माहौल है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। काफी जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस जो है तैनात कर दी गई है। फिलहाल सोहना के अंदर का हाल जो है अभी कुछ हद तक ठीक हुआ है, बाकी पुलिस बल अपना पूरा कार्य कर रहा है यहाँ पर। शुक्रिया आपका मोहित अधिक जानकारी के लिए। तो यहाँ हम खबर आपको बता दें, जहाँ पर अब हरियाणा में भी हिंसा नजर आई है। 3 तस्वीरों के माध्यम से आपको हम हिंसा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनको देखिए और देखिए किस तरीके से यहाँ पर मामला जो है वो बढ़ता क्या, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और महंगाई से राहत मिलने वाली है क्या, इससे जुड़ी एक अहम खबर आपको हम बताते हैं दिल्ली से, जहां पर देश में महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत भरी खबर है। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी का सिलेंडर सस्ता हुआ है। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए सस्ता हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। 1 मार्च के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1680 रुपए हुई है और कोलकाता में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 93 रुपए कम हुए हैं। और कोलकाता में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर पर इसकी कीमत 1802 रुपए है, जबकि मुंबई में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर अब 1640 रुपए में है। और चेन्नई की बात करें तो 19 किलो का सिलेंडर का दाम 1852 रुपए है। तो यह हम खबर, जहां पर दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1680 रुपए हो गई है। लगभग 100 रुपए की जो गिरावट है वो देखने को मिली है, यानी महंगाई से थोड़ी राहत
जरूर मिली है। तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो कोलकाता में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत की बात करें तो 93 रुपए ये सस्ता हो गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 93 रुपए ये सस्ता हो गया। कोलकाता में 19 किलो का सिलेंडर की कीमत अब कम हो गई है और ये सिलेंडर 1640 रुपए अब हो गया है। वहीं चेन्नई की बात करें तो 19 किलो सिलेंडर के दाम 1852 रुपए हैं। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में गिरावट आई है। तो ये आम जानकारी, जहां पर महंगाई से थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। और आपको बता दें कि कोलकाता में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी कम हो गई है, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत में 93 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल महंगाई से थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कमी ज़रूर देखी गई है। तो महंगाई से थोड़ी राहत व्यापारियों को ज़रूर मिली। चेन्नई में 19 किलो सिलेंडर के दाम 1852 रुपए हो गए हैं, यानी कुछ कमी देखने को मिली है और गैस सिलेंडर के दामों में गिरावट हुई है। यह आम खबर आपको हम बता दें, गैस सिलेंडर के दामों में गिरावट सामने आई है। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी सस्ता हो गया है। तो 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है, यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में लगभग 100 रुपए की कमी देखी गई है और थोड़ी राहत महंगाई से लोगों को ज़रूर मिली है। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करते हैं सुप्रीम फैसले को लेकर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब सुप्रीम फैसले को लेकर बात करते हैं। दिल्ली से खबर है, जहां पर सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला पटियाला हाउस कोर्ट में पॉक्सो अदालत में सुनवाई आज होगी और पुलिस द्वारा दाखिल कैंसलेशन रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। तो पुलिस द्वारा दाखिल कैंसलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप की बात सामने आई है। पुलिस द्वारा दाखिल कैंसलेशन रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर कैंसलेशन रिपोर्ट को लेकर सुनवाई होगी। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप की बात सामने आई है। दिल्ली से खबर, सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। तो यह आम जानकारी आपको बता दें। और पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो अदालत में आज सुनवाई होगी। तो पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो अदालत में आज होगी सुनवाई। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस द्वारा दाखिल कैंसलेशन रिपोर्ट को लेकर ये बड़ी खबर, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। और साथ ही दिल्ली से आम खबर आपको बता दें, जहां पर सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला आया सामने और पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो अदालत में सुनवाई होगी। तो पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो अदालत में आज होगी सुनवाई और पुलिस द्वारा दाखिल कैंसलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। तो पुलिस द्वारा दाखिल कैंसलेशन रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। तो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का मामला आया सामने। दिल्ली से आम खबर, सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो अदालत में आज सुनवाई होगी। तो पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो अदालत में आज होगी सुनवाई। पुलिस द्वारा दाखिल कैंसलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। तो ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप और पूरे मामले में सुनवाई आज। पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो अदालत में आज पूरे मामले पर सुनवाई की बात सामने आई है। पुलिस द्वारा दाखिल कैंसलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। तो पुलिस द्वारा दाखिल कैंसलेशन रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर है, जहां सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है और पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो अदालत में आज सुनवाई होगी। तो
तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पॉक्सो अदालत में आज होगी सुनवाई। पुलिस द्वारा दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। तो पुलिस द्वारा दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए। प्रवेश, आज पूरे मामले में सुनवाई है और ये मामला बेहद अहम माना जा रहा है। क्या लगता है सुप्रीम फैसला क्या कुछ आ सकता है? सुनवाई पूरे मामले पर है आज। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पटियाला हाउस कोर्ट में जो है ब्रजभूषण सिंह की शरण सिंह के खिलाफ जो 7 महिलाओं ने केस दर्ज किया था जो सेशन का, उसमें एक नाबालिग भी थी। उस नाबालिग लड़की ने या एक महिला ने जो है यौन शोषण के आरोप में 164 का बयान भी दर्ज किया था, लेकिन बाद में जब दिल्ली पुलिस ने जांच की तो उस जांच में उसको कैंसिलेशन रिपोर्ट में डाला। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो महिला या जो है नाबालिग नहीं है, जिसको लेकर जो है आज सुनवाई होनी है। सबसे बड़ी बात है कि 164 का बयान देने के बाद दिल्ली पुलिस को ये पता लगा है कि वो महिला बालिग है, और इसी सिलसिले में जो है आज पॉस्को एक्ट के तहत जो है धारा की सुनवाई होनी है कि कैंसिलेशन होनी है या इसी धारा में जो है ब्रजभूषण के ऊपर केस चलना है। ये दोनों मामलों को लेकर अहम सुनवाई जो है पटियाला हाउस कोर्ट में आपसे कुछ देर में होने वाली है। लेकिन क्या लगता है प्रवेश, आज की सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा, क्या उसमें ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर उनको थोड़ी राहत मिल सकती है? इस सबसे जुड़ी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि मामला कोर्ट में है, ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट तय की है या ये कहे कैंसिलेशन रिपोर्ट देकर कहीं ना कहीं ब्रजभूषण सिंह को थोड़ी बहुत राहत जरूर दी है। लेकिन अहम बात यह है कि जब कोर्ट अभी इस मामले की छानबीन करेगा या सुनवाई करेगा तो उसके बाद कोर्ट किन मुद्दों और किन पहलुओं पर जाकर देखेगा और उसके बाद जो अहम फैसला होगा वो तय करेगा कि ब्रजभूषण का भविष्य या ये कहे मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी। बिल्कुल, यानी इंतजार करना होगा पूरे मामले पर सुनवाई का, और सुनवाई के बाद ही सामने आएगा कि आखिर ब्रजभूषण को राहत मिलेगी या फिर मुश्किल उनकी बढ़ने वाली। शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ आज पूरे मामले पर सुनवाई होगी और ये आम खबर आपको बता दें, पुलिस द्वारा दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। तो पुलिस द्वारा दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप की बात सामने आई है। और अब बात करते हैं सपा के मिशन 2024 की। जी हां, क्योंकि अब साइकिल को रफ्तार देने में समाजवादी पार्टी जुट गई है। 2024 को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, मिशन 2024 को लेकर साइकिल को रफ्तार देने में सपा जुट गई है। संगठन को सक्रिय कर जमीनी स्तर तक पहुंचने की रणनीति यहां पर लगातार बनाई जा रही है। आम जानकारी आपको हम बता दें, तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सपा सरकार भी पूरी तरीके से यहां पर कोशिश कर रही है। वर्तमान सरकार की खामियों को बताने पर फोकस होगा, नई रणनीति के तहत काम होगा और पार्टी कार्यकर्ता 2500 से अधिक सेक्टर तक ले जाएंगे। और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सभी को चिट्ठी भेजी है। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, समाजवादी पार्टी भी 2024 को लेकर अपनी साइकिल को रफ्तार देने में जुट गई है, लेकिन कितना कामयाब नजर आ रही है? क्योंकि इसके पहले के चुनावों की बात करें तो चाहे विधानसभा का हो, निकाय हो, समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार लगातार धीमी होती गई है। लेकिन क्या 24 में साइकिल की रफ्तार को तेज कर पाने में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कामयाब हो पाएंगे? क्या पूरी जानकारी है आपके पास? अनम्यूट करें भरत, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, पिछले चुनावों पर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है और कह सकते हैं कि साइकिल की जो रफ्तार थी वो धीमी हो चुकी है। लेकिन अब अगर बात करें 2024 का चुनाव है, विपक्ष के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल की रफ्तार को तेज करना चाह रही है और गांव-गांव तक जाकर जमीनी हकीकत की बात कह रही है कि जो सरकार की जो खामियां हैं उसको बताएंगे और किस तरीके से सरकार ने क्या क्या किया है
जो चुनाव में पिछले 5 7 से 9 साल के केंद्र सरकार की अगर बात करें 2024 के चुनाव में किस किस खामियों को बताएंगे देश यादव तमाम के ऊपर अब बैठक का दौर शुरू हो चुका है समाजवादी पार्टी में। अगर बात कर ले प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारियों को से लेकर तमाम लोगों को चिट्ठी भेजी है कि अब जन पंचायत लगाई जाए। जन पंचायत लगाई जाएगी, लगभग 2500 से अधिक सेक्टरों तक अपनी बात जन पंचायत लगाकर जो प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। देश की सरकार है, केंद्र सरकार के खिलाफ अब साइकिल समाजवादी पार्टी मोर्चा खोलने जा रही है। तमाम लोगों की दिक्कतों को सुनेगी कि प्रदेश भर में क्या क्या दिक्कतें हैं, लोगों को उनकी समस्याओं को सुनेगी और उन्हीं समस्याओं को का मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। तमाम सेक्टर्स पर जो भी है लोग बातों को समझेंगे कि क्या क्या लोगों को दिक्कतें हो रही है, क्या केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार की बात आती है सामने, किस तरह की उसकी सरकार से क्या लोग ग्रामीण संतुष्ट है, जमीनी हकीकत में क्या है, क्या लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी अब अपने आप को विपक्ष को मजबूत करने के लिए तमाम जो प्रयास है वो करने में जुट गई है, क्योंकि चुनाव का समय भले ही साल भर का बाकी हो, लेकिन तैयारियां समाजवादी पार्टी को करने समाजवादी पार्टी ने करने की शुरुआत जो है वो कर दी है। जो बैठकों का दौर है, अगर बात करें पार्टी कार्यालय लखनऊ में अधिकतर बैठकें होती रहती हैं। आज भी एक बैठक हुई, तमाम पर भी चर्चाएं होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो साइकिल की बात करें, जो समाजवादी पार्टी की बात करें, साइकिल की रफ्तार को तेज करने के लिए अब एक बार फिर अखिलेश यादव बूस्ट कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और जो जमीनी हकीकत को जानने के लिए, प्रदेश सरकार की खामियों को गिनाने के लिए अब एक मोर्चा खोलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए अखिलेश यादव ने भी पहल जो है वो तेज कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए भरत, हम बात कर रहे थे ना कि इसके पहले के चुनावों में भी कोशिशें बहुत सी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब क्योंकि 24 का चुनाव है और 24 के चुनाव में विपक्षी एकजुटता भी साफ नजर आ रही है, जो इंडिया एक दल बना है उसमें अखिलेश यादव भी शामिल है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो वो है सपा। लेकिन सपा इतनी कोशिश भी कर रही है जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने की, क्या जमीनी स्तर पर, धरातल पर पहुंचा पाएगी वो अपनी बात को? देखिए, निश्चित तौर पर अगर इससे पहले चुनाव की बात करें तब भी ये बातें अंदेशा लगाया जा रहा था कि जिस तरह से रैलियों में भीड़ दिखती थी, तो ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी हो सकता है चुनाव जीत जाए और अपनी बातों को जो गांव तक पहुंचाने की बात उन्होंने पहुंचाई और भीड़ देख के साफ तौर पर यही बयान किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता के दिल में क्या है, क्या बीजेपी से जनता संतुष्ट है, ये साफ तौर पर देख लिया गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री प्रदेश के बन गए थे। अब कहीं ना कहीं उनको पता है अखिलेश यादव को कि कहीं ना कहीं पीछे है और आगे जाने में बहुत प्रयास करें, लेकिन समय लग रहा है। अब विपक्ष के साथ मिलकर, इंडिया के साथ मिलकर तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर अपने आप की जो भूमिका है उसको मजबूत दिखाना चाहेंगे कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी विपक्ष के तौर पर बहुत मजबूत पार्टी है। केंद्र सरकार में भी अगर परिवर्तन की बात आए तो उत्तर प्रदेश से सरकार एक रास्ता जाता है, जब केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री बनता है तो एक जगह उत्तर प्रदेश होता है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करके, अपनी पार्टी को मजबूत करके सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। ये तो आने वाला ही वक्त बता पाएगा कि क्या कितना इनको फायदा मिला है, ये जन पंचायत लगा के क्या क्या सरकार की खामी को गिनाया है। फिलहाल अभी अपनी अगर बात करें, समाजवादी पार्टी एक रणनीति तैयार कर रही है किस तरीके से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जो खामियां उनको गिनाए और जनता का विश्वास जीत सके। बिल्कुल, देखिए सेक्टर से लेकर बूथ प्रभारियों तक चिट्ठी भी भेज दी गई है, यानी अब हर बूथ को जिस तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा का ये फंडा होता है कि बूथ स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती है। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को चिट्ठी भेजी गई है, उन्हें एक्टिव होकर बात करने की, अपनी सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने की बात कही गई है। क्या लग रहा है कि भरत, अगर इसमें कामयाब होती है या फिर अगर कड़ी मेहनत भी जिस तरीके से सपा कर रही है, ये बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ाने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ सपा ही बीजेपी को टक्कर देती फिलहाल के वक्त में दिखाई देती है। इस तरीके से एक कह सकते हैं विपक्ष के तौर पर काफी मजबूत कहते हैं समाजवादी पार्टी को, लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी की राह पर चल रही है समाजवादी पार्टी को, बीजेपी का जो मेन है कि वो जमीनी स्तर को मजबूत करे, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हर गाँव घर घर पहुंचे और तो इसके बताएं कि बीजेपी के कार्य का जो किया है बीजेपी ने उसके बारे में बताए, किस किस चीजों को, क्या क्या लोगों को फायदा मिला है, ग्रामीणों को फायदा मिला है, देश कितना आगे जा रहा है, उत्तर प्रदेश कितना आगे जा रहा है, विकास की बातों को रखे। यही राह अब समाजवादी पार्टी ने पकड़ ली है। अखिलेश यादव ने हर बूथ तक, हर पंचायत बूथ तक उनके जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो जाएंगे, गाँव तक जाएंगे और अब ये प्रदेश सरकार की खामियों को गिनाएंगे। और जो बीजेपी थी अपने काम को गिनाती थी, अब वही प्रदेश सरकार की खामियों को गिनाएंगे। कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है समाजवादी पार्टी। साइकिल की स्पीड बढ़ा रही है, ये तो वक्त बताएगा कि साइकिल की स्पीड बढ़ती है या
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका अधिक जानकारी के लिए। तो संगठन को सक्रिय कर जमीनी स्तर तक पहुंचाने की बात की जा रही है और रणनीति भी सबको लेकर बनाई जा रही है। लगातार ये आम खबर आपको बता दें, 24 के चुनाव को लेकर अपने साइकिल की रफ्तार को तेज करने का प्रयास अब समाजवादी पार्टी कर रही है। यह आम खबर आपको बता दें और बूथ स्तर तक लगातार लोगों को जोड़ने का प्रयास है। आम जानकारी जहां पर संगठन को सक्रिय कर जमीन तक पहुंचाने की रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करते हैं बैठक बहाना 24 पर निशाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं बैठक बहाना और 24 निशाना। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने अहम बैठक बुलाई है और बैठक में पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को बुलाया गया है। अहम मुद्दों पर कैसे रखा जाए पद और इस पर मंथन होगा। तो अपना कक्ष तो अहम मुद्दों पर कैसे रखा जाए अपनी बात, इस पर बातचीत होगी। अपना पक्ष कैसे कितनी मजबूती से रखना है, इस पर मंथन होगा। यूसीसी, ज्ञानवापी समेत कई मुद्दों पर तय होगा पार्टी का स्टैंड। अखिलेश यादव पार्टी प्रवक्ताओं के सामने तय करेंगे तस्वीर। सीएम के ज्ञानवापी पर दिए गए बयान के बाद लाइन लेंथ होगी तय और विपक्षी गठबंधन के बीच दिए जाने वाली प्रतिक्रिया पर होगा मंथन। अन्य दलों पर दी जाने वाली प्रतिक्रिया पर भी निर्देश दिए जाएंगे। भरत सेठी हमारे साथ में जुड़ चुके। भरत, देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपने आप को मजबूत करने के लिए अलग अलग बैठकें कर रही है, लेकिन दूसरी ओर अब यह भी तय हो रहा है कि बयान किस तरीके से देने हैं, कब किसे कितनी प्रतिक्रिया देनी है, किस तरीके से अपना पक्ष रखना है, इन सबको लेकर बातचीत होगी। अब देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भी हम लोग बात कर रहे थे कि बैठकों को दौर जारी है समाजवादी पार्टी में, आज एक और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी प्रवक्ताओं को बुलाया गया है। प्रवक्ता किस तरीके से अपनी बात को पैनल की बातों को रखे, अपने पक्ष को किस तरीके से सरकार को घेरने का काम करे, किस तरीके से अपनी बातों को रखे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है ज्ञानवापी वाले मामले पर, उस पर भी लाइन तय की जाएगी। अखिलेश यादव बताएंगे कि किस तरीके से सरकार को घेरने का काम करना है। तमाम जो गठबंधन को मजबूत करने के लिए सरकार के जो खिलाफ जो एनडीए में जो लोग शामिल हैं, उनको किस तरीके से घेरा जाए, तमाम जो प्रवक्ता है, अब इसी पर एक मंथन होगा। इसी पर अखिलेश यादव बात करेंगे कि किस तरीके से अब अपने आप को मजबूत किया जाए। कोई ऐसा बयान ना दिया जाए जिससे कि 2024 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तमाम बिंदुओं पर अब चर्चा होगी और कहीं ना कहीं अब प्रवक्ताओं को किस तरीके से एक कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को अब जो अखिलेश यादव है वो क्लास देने जा रहे हैं कि किस तरीके से अब उनका एग्जाम की तैयारी करनी, 2024 में एग्जाम है, उसको लेकर आज एक कह सकते हैं बैठक है। और बैठक में तमाम जो चीजों को प्रवक्ता जो है समाजवादी पार्टी को सीखने का काम करेंगे और अब ज्यादा उनको ट्रेन करेंगे। बिल्कुल, लेकिन भरत, देखिए, कहीं ना कहीं इससे आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को फायदा भी होगा, क्योंकि इसके पहले हमने कई बार देखा है कि अगर अखिलेश यादव की बात करें या उनकी पार्टी की, कई बार ऐसा होता है कि बयानों के चलते पार्टी को घेर लिया जाता है। कुछ ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो ऐसे बयान देते हैं जो अप टू द मार्क नहीं होते, जिसके चलते पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब जब लाइन और लेंथ बयानों की प्रवक्ताओं की तय हो जाएगी, तो ऐसे में अब इन चीजों का सामना समाजवादी पार्टी को आने वाले वक्त में नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो प्रवक्ता होते हैं समाजवादी पार्टी के, ऐसा बयान जिसको लेकर अखिलेश यादव की तो सरकार भी लगा चुकी कि ऐसा बयान जो है मीडिया पर ना करें। तमाम जो पैनलिस्ट के जो नाम होते थे उनको हटा दिया गया था, क्योंकि कई ऐसे बयान किए थे उनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, जिन कारणवश समाजवादी पार्टी ने उनको प्रवक्ता के पद से हटा दिया था। अब इस तरीके से जो बयान दे, सोच समझ कर बयान दे, क्या बयान देना है, किससे कि समाजवादी पार्टी को खुद को कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए उनके बयान से, तमाम तो बिंदुओं पर आज चर्चा होगी। बैठक में यही मेन मुद्दे रहेंगे कि प्रवक्ता अपनी बातों को किस तरीके से रखे। कई ऐसे मुद्दों पर बात हो सकती है, जैसे ज्ञानवापी मामले में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल पर बयान दिया है, जिस तरीके से बयान आया है, उसको किस तरह से घेरना है, इस पर पूरी लाइन लाइन को तैयार किया जाएगा। और ये निश्चित तौर पर ये किया जाएगा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को ऐसी क्लास आज देंगे अखिलेश यादव, जिससे कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको नुकसान पहुंचे और जनता तक एक जो संदेश है वो समाजवादी पार्टी का वो सही तरीके से पहुंचे। और किसी भी प्रकार अगर कोई प्रवक्ता गलत बयान देता है तो हो सकता है आने वाले समय में कार्रवाई भी करे। लेकिन आज की ट्रेनिंग के बाद, आज की क्लास पर निश्चित तौर पर यह जरूर तय किया गया, क्योंकि
सभी प्रवक्ताओं को बुलाया गया है जो पैनल पर बैठते हैं। कोई भी बयानबाजी ऐसी ना हो जाए कि 2024 में होने वाले चुनाव से समाजवादी पार्टी को खुद को नुकसान हो जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका भरत, अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर अहम मुद्दों पर किस तरीके से अपना पक्ष रखा जाएगा और क्या उसकी लाइन और लेंथ होने वाली है, इस सब को लेकर अब अखिलेश यादव अपने प्रवक्ताओं को अहम बातें बताएंगे और इन सब को लेकर मंथन भी होगा। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अखिलेश यादव की ओर से आम बैठक बुलाई गई है। यूसीसी हो, चाहे ज्ञानवापी हो या फिर जो भी अन्य मुद्दे हैं, इन सब को लेकर किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से अपना पक्ष रखना है, सरकार के प्रवक्ताओं को, पार्टी के प्रवक्ताओं को सरकार का जवाब देना है, सब को लेकर विस्तार से बातचीत और मंथन बैठक में होगा। तो सीएम के ज्ञानवापी वाले बयान के बाद अब यहां पर ये मामला जो है वो शुरू हो चुका है और अखिलेश अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं को अहम बातें आज बताएं, जिसको लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। अखिलेश यादव पार्टी प्रवक्ताओं के सामने तस्वीर तय करेंगे, क्या किस तरीके से जवाब देना है सरकार को किस तरीके से इन मुद्दों को लेकर घेरना है, वो सब कुछ यहां पर आज की इस बैठक में चर्चा का विषय रहने वाला है। विपक्षी गठबंधन के बीच दिए जाने वाली प्रतिक्रिया पर बातचीत की तो यह अहम जानकारी जहां पर बैठक में पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को बुलाया गया है। और अब बात करते हैं मोदी के सांसद संवाद की। दिल्ली से खबर आपको हम बताते हैं जहां पर कल एनडीए सांसदों की बैठक होगी। 10 अगस्त तक एनडीए सांसदों की बैठक चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों से संवाद करेंगे। काशी, अवध, गोरखपुर क्षेत्र के सांसद बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के एनडीए सांसद भी शामिल होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, अंडमान के भी सांसद पहुंचेंगे। काशी, अवध, गोरखपुर क्षेत्र के सांसद बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो मोदी का सांसद संवाद अब शुरू हो रहा है। काशी, अवध, गोरखपुर क्षेत्र के सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इन सभी जगहों के सांसदों से आज अब संवाद शुरू होगा प्रधानमंत्री मोदी का। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के एनडीए सांसद भी शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर सांसदों के साथ ये संवाद। प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, प्रधानमंत्री मोदी अब सांसदों से संवाद करेंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से पार्टी की बातों को पहुंचाएंगे और किस तरीके से 24 की जो तस्वीर है, जो राहें हैं चुनाव की, वो तय होंगी। इस सब को लेकर खुद प्रधानमंत्री सांसदों के साथ संवाद करने के जा रहे हैं। क्या जानकारी है पूरी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है। ये सारी जो तैयारी है लोकसभा 2024 के चुनाव के लेकर तैयारी है और उसमें सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि 10 सांसदों को जोड़कर एक समूह बनाया गया है और उसको लेकर बैठकों का दौर शुरू होगा। मैं आपको बता दूं कि आज शाम 6 बजे महाराष्ट्र सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये आपका बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बड़ी बात मैं बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे और मौके पर मौजूद होंगे। रणनीति सवाल एक ही है, लोकसभा 2024 को चुनाव को लेकर तैयारी है, कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन सी समस्याएं हैं जनता की, उन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, देखिए सांसदों के साथ संवाद बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ देखिए लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर अलग अलग बैठकों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। क्या लग रहा है कि अब इस बैठक के बाद क्या पीएम अपने सांसदों को कुछ खास निर्देश भी दे सकते हैं जो अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर सांसद उसी तरीके से काम करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर? क्या इससे कोई चीजें सामने आ सकती हैं सांसदों के संवाद वाली बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से आदान प्रदान होगा। एक तरफ तो सांसद अपने क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराएंगे या ये बताएंगे कि जनता के ऐसे कौन से मुद्दे हैं या जनता कौन से ऐसे मुद्दों को लेकर जो है अभी तक जो है बीजेपी से खुश नहीं है, नाराज है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो है उनको दिशा निर्देश जरूर दिए जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि लोकसभा 2024 का चुनाव है, उसके लेकर अभी से कमर कस लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि सांसदों को दिशा निर्देश देने के लिए ये एक तरीके की महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें दोनों तरफ से संवाद होगा, दोनों तरफ से समस्या को लेकर बातचीत होगी, दोनों तरफ से पूछा और समझा जाएगा और उसके बाद निवारण के लिए दिशा निर्देश अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे। इसीलिए बैठक की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों के साथ संवाद करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक हो रही है, इसलिए बेहद अहम है। शुक्रिया आपका प्रवेश, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आम खबर जहां पर अब प्रधानमंत्री मोदी का सांसदों से संवाद होगा, लोकसभा चुनाव को लेकर सांसदों से संवाद करने जा रहे हैं खुद पीएम। और यहाँ पर इस बैठक के बाद, इस संवाद के बाद कई अहम चीजें भी सामने आ सकती है। कल एनडीए सांसदों की बैठक होनी है। दिल्ली से यह अहम खबर आपको बता रहे थे।
और अगली खबर अब लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां प्रदेशवासियों को महंगाई का एक बड़ा झटका लग सकता है। शहर में 1.5 गुना तक जल कर बढ़ सकता है, यानी पानी का टैक्स बढ़ सकता है और शहरी लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। पेयजल के बिल में ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सरकार 10 साल बाद जल टैक्स यानी जो पानी का टैक्स है वो बढ़ाने का विचार कर रही है और आखिरी बार साल 2013 में जलकर को बढ़ाया गया था। शहरी लोगों को ज्यादा अब पानी का टैक्स भरना पड़ सकता है। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर पेयजल के बिल में अब ज्यादा बिल भरना पड़ सकता है, यानी आम जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। यह आम जानकारी आपको बता दें, सरकार 10 सालों के बाद जल कर में बढ़ोतरी करने जा रही है और आखिरी बार साल 2013 में जल टैक्स बढ़ाया गया था। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आखिरी बार साल 2013 में पानी का टैक्स बढ़ाया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से पानी के टैक्स में बढ़ोतरी होने जा रही है। बताया जा रहा है कि 1.5 गुना तक ये बढ़ सकता है, जिसके बाद अब शहरी लोगों को और ज्यादा महंगाई की मार पड़ सकती है, क्योंकि पानी का टैक्स भी अब महंगा हो जाएगा और पेयजल के बिल भरने के लिए अब और ज्यादा जेब लोगों को ढीली करनी पड़ेगी। शहरी लोगों को ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है जेब, क्योंकि अब पानी के टैक्स में भी बढ़ोतरी होने की बात सामने आ रही है। पेयजल के बिल में आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। लखनऊ से यह आम खबर आपको हम बता रहे थे। और सरकार 10 सालों के बाद जलकर बढ़ाने पर विचार कर रही है। तो 10 सालों के बाद जलकर बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार और आखिरी बार साल 2013 में जलकर बढ़ाया गया था। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिवानी से खबर है, जहां पर डीएलएड की परीक्षाएं स्थगित की जाने की बात सामने आई है। 1 और 2 अगस्त को होनी थी संचालित। नूह की घटना के हालातों के चलते परीक्षा को स्थगित किया गया है। आम खबर आपको बता दें, भिवानी से खबर, जहां पर डीएलएड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है और बोर्ड अध्यक्ष सचिव ने इस बात की जानकारी दी है। 1 और 2 अगस्त को संचालित होनी थी, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से नूह घटना हुई, इसके बाद इसे स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर, नूह की घटना के हालातों के चलते ये स्थगित हो गई है। बोर्ड अध्यक्ष सचिव ने इस बात की जानकारी भी दी है। तो बोर्ड अध्यक्ष सचिव ने इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल आम खबर आपको बता दें, वीपी यादव और कृष्ण कुमार ने इस बात की जानकारी दी। आम खबर आपको बता रहे हैं, वीपी यादव और कृष्ण कुमार ने दी है जानकारी। स्थगित परीक्षाओं की तिथि बाद में घोषित कर दी जाएगी। तो स्थगित परीक्षाओं की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर, जहां पर आपको बता दें कि पहले नूह पलवल 2 जिलों की परीक्षाएं स्थगित होनी थी। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, परीक्षाएं स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। ये बड़ी खबर, जहां पर अब आने वाले वक्त में परीक्षाएं कब होंगी उसकी तिथि जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। तो यह आम खबर आपको हम बता दें। और पूरे हरियाणा में संचालित होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आम खबर, पूरे हरियाणा में स्थगित की गई हैं परीक्षाएं। भिवानी से खबर, डीएलएड की परीक्षाओं को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। नूह की घटना के हालातों के चलते परीक्षा स्थगित की गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं, बोर्ड अध्यक्ष सचिव ने जानकारी दी। तो साफ तौर पर यहां पर जानकारी दिए जाने की बात सामने आई है। नूह में जिस तरीके से घटना है, इसके बाद अब आगे कब परीक्षाएं होंगी इसको लेकर जल्द ही तिथि घोषित कर दी जाएगी। यह आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर जल्द ही खबर आपको बता दें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जीरकपुर से अगली खबर सामने आ रही है। जीरकपुर से आम खबर सामने आई है। तो जीरकपुर से आम खबर, जहां पर जीरकपुर के पभात क्षेत्र में कार्रवाई। तो जीरकपुर के पभात क्षेत्र में कार्रवाई, एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। जीरकपुर से आम खबर आपको बता रहे हैं, जीरकपुर के पभात क्षेत्र में कार्रवाई। जीरकपुर से खबर, एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। 56 निर्माणों को गिराने की कार्रवाई जीरकपुर में शुरू हो चुकी है। गिराई जाएंगी 10 व्यापारिक संस्थाएं। तो 10 व्यापारिक संस्थाओं को गिराया जाएगा। और जीरकपुर में पभात क्षेत्र में कार्रवाई, एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में कार्रवाई की बात सामने आई है। तो एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में कार्रवाई की बात सामने आई। 56 निर्माणों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 10 व्यापारिक संस्थानों को गिराए जाने की बात सामने आई है। और जीरकपुर के पभात क्षेत्र में कार्रवाई। जीरकपुर से आम खबर आपको हम बता रहे हैं, एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में
तो जीरकपुर के पभास क्षेत्र में एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में आने वाले 56 निर्माणों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जहां पर 10 व्यापारिक संस्थानों को गिराया जाएगा। ये कार्रवाई भी हाईकोर्ट के आदेशों पर की जा रही है। हालांकि लोगों के द्वारा हल्का फुल्का विरोध भी किया गया। लोगों ने कहा कि जब यहाँ निर्माण किए गए थे उस समय क्यों नहीं रोका गया। लोगों ने कहा कि हमें जगह के बदले जगह और मुआवजा दिया जाए ताकि हम दोबारा से अपना कामकाज और रिहाइश कर सकें। नगर काउंसिल के द्वारा भारी फोर्स का इंतजाम किया गया था। मोहाली व पटियाला जिले की फोर्स भी मंगवाई गई थी और जिसमें लेडीज पुलिस भी मौजूद थी। लोगों ने कहा कि हमें कुछ और समय दिया जाए। और अगली खबर जिला गुरदासपुर के शहर बटाला से है, जहां पर 2 दिन से घर से लापता युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। परिवार के मुताबिक उनके बेटे की हत्या की गई है। पुलिस अधिकारी सुखराज सिंह ने घटना के बारे में कहा कि परिवार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बटाला लाया गया और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। गुरदासपुर से यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है और 2 दिन से घर से लापता था युवक। गुरदासपुर से खबर। हालांकि परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। 2 दिन से युवक लापता था। मैं तो भाजी ये कहना चाहना, मेरा ब्रदर है जी। शनिवार रात को अं लभते रहे, घर नहीं आया। वो शुक्रवार ऐतवार के दिन ही अं पहला सारा बटाला देखा, सानू नहीं मिलिया। फिर शाम का टाइम अं रंगानगर थाने दरखास्त दी है। दरखास्त दे के फिर लभन आए हैं। सानू बाईपास तो थोड़ा पता लगा जी, दर्शन दास के लागे ना उन्होंने कि बंदा कोई लाश मार के सुट गया भी, तो चौकी अर्बन स्टेट वो लै गए। इस सानू पता लगा जी, सानू फोटो आईयां तो पता लगा जी साडा बंदा। अं यकदम इत्थे आए हैं, इत्थे आके वेख्या कि जी साडा ही भरा है छोटा, उन्होंने मुंडिया ने मार के दातर मारे सिर ते, हुण बत्ती दे झटके दिते आ। घटना है घरों राजी बाजी आया, कोई गलबात नहीं है। दुकान ते बैठे हैं, दुकान तो मैनू कहता डैडी 4 बजे भी मैनू कहता तेन मैं घर छड्ड आउणा डैडी। मैनू घर छड्ड के ते बस दुकान ते आ गया। दुकान ते आण के काम करता रहा। मुड़ उस तो बाद च नहीं मैनू पता की होया। रात असीं इहदी ठीक करते रहे, रात सानू इहदा फोन बंद आई गया। खाली प्लाटां दे लागे ना सड़क के कंढे तो जिहड़ी एक अनआइडेंटिफाई जिहड़ी बाडी सी वो मिली सी। सब इंस्पैक्टर निशान सिंह जिहड़े पहले चौंकी इंचार्ज सी मेरे तो, उन्होंने कल मोर्चरी दे विच लगवाई सी ते जिस दी शाम नूं काफ़ी देर रात मुड़ के शनाख्त हुई। इहदा नाम सी गुरप्रीत पुत्र चन्नन, वासी फुलके खुर्द, जो बाजीगर बरादरी दे नाल संबंध रखदा नौजवान मुंडा, अनमैरिड है जी। संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक निर्मल शार्दुल बी जॉन को निलंबित किए जाने के से साथ ही शिक्षकों में आक्रोश फूट पड़ा है। इसका विरोध करते हुए शिक्षक संघ ने आदेश विलोपित करने का ज्ञापन भी दिया है, जिस पर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि भारी संख्या में कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा जगदलपुर गए थे। उनका कहना है कि अगर संयुक्त संचालक तत्काल निलंबन आदेश को रद्द नहीं करता है तो आंदोलन करेंगे। जाता है, हम उसी का निर्वहन कर रहे थे। सर ये कुछ नहीं, हम एनएसएस के छात्र हैं, हमें यह सिखाया जाता है कि जो अपना कार्य है, और हमारे क्लास में वो पानी की दिक्कत थी, ऊपर से पानी टिपक रहा था तो सर लोग को दिखाने पड़ा, और वो भैया लोग कर रहे थे, मतलब चपरासी भैया लोग कम थे, एक ही थे, तो हम उनका सहयोग कर रहे थे। और हमारे शिक्षकों को इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्हें फालतू में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हमारा विरोध सिर्फ जेडी साहब से है। जो एक 21 तारीख की घटना है, और उस 21 तारीख की घटना में हमारे कक्ष क्रमांक 1 में पानी लगातार टपक रहा था। कुछ दिन पूर्व जो है ये झाड़ का कुछ शाखा गिरने की वजह से कुछ सीट जो है क्रैक हो गए थे।
जिसकी वजह से पानी कक्ष में लगातार गिरने की वजह से बच्चे और शिक्षक दोनों ही प्रभावित हो रहे थे। और बच्चों के द्वारा इस बात को जब हमारे प्राचार्य महोदय के सामने रखा गया तो प्राचार्य महोदय के द्वारा उनको बताया गया कि हम 1-2 दिनों में इसका मरम्मत या झिल्ली वगैरह डलवा देंगे, हम अभी उसका ऑर्डर कर चुके हैं। पर बच्चों ने सर को कहा कि सर हमारे एनएसएस कक्ष में एक झिल्ली है और फ्लेक्स भी है, उसके माध्यम से अभी हम तात्कालिक व्यवस्था कर सकते हैं। तो उस पर हमारे जो प्रिंसिपल साहब का कहना था कि ठीक है, मैं इसको लॉन्ग रिसेस में हमारे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों द्वारा करवा दूंगा, बेटा आप लोग थोड़ी देर क्लास में बैठ जाइए। यहाँ का छत जर्जर स्थिति में है, पानी टपक रहा था और शिक्षकों ने ईमानदारी दिखाते हुए कुछ एनएसएस के बच्चों की सहायता से त्रिपाल खरीद करके उसके छत के ऊपर बिछा दिया। जेडी को किसी ने ये फोटो खींच करके भेज दिया कि बच्चों से काम कराया जा रहा है, कि बच्चे जब क्लास में बैठे हों, पानी गिर रहा हो और पानी टपक रहा हो, आपातकालीन स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अगर शिक्षक तिरपाल खरीद के बच्चों की सहायता से, भृत्य की सहायता से और स्वयं शिक्षक अपना मेहनत करके तिरपाल ढकवा रहा है तो इसमें बुराई क्या चीज की है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अपनी पार्टी को छोड़ने और दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से बलौदाबाजार में विधायक प्रमोद शर्मा की पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब बड़ी संख्या में जेसीसीजे के पदाधिकारियों ने पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का झंडा पकड़ लिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष यतेंद्र ठाकुर और वरिष्ठ नेताओं के समक्ष कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में जनता युवा कांग्रेस जोगी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण सेन के नेतृत्व में मजदूर यूनियन जोगी कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष यशवंत वर्मा, जनता युवा मोर्चा जोगी कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय भारती के साथ 100 से ज्यादा की संख्या में कांग्रेस ज्वाइन किया है, जिन्हें कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस का गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया है। इस मौके पर प्रवीण सेन ने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जिला कांग्रेस अध्यक्ष यतेंद्र ठाकुर से कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस में आए हैं। सैकड़ों की संख्या में मेरे साथियों ने मेरे साथ कांग्रेस ज्वाइन आज किया है कांग्रेस कार्यालय में। मेरे कांग्रेस के पुराने साथी राजा तिवारी जी, मनमोहन कुर्रे जी के सहयोग से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष युवा जनता कांग्रेस प्रवीण सेन, अजय भारती जिला अध्यक्ष युवा जनता कांग्रेस यशवंत वर्मा जी, मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष ने मेरे साथ कांग्रेस प्रवेश किया है। और हमने सभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यतेंद्र ठाकुर जी और वरिष्ठ सभी नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, प्रेमचंद जायसी जी, जनकराम वर्मा जी के समक्ष हमने कांग्रेस प्रवेश किया। आज बड़ी संख्या में जोगी पार्टी के युवा साथी लोग कांग्रेस प्रवेश किए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार की नीतियों से, उनके कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस प्रवेश किए हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के सरकार द्वारा यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को, किसानों को जो समृद्ध किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है उनके छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, तो उससे प्रभावित होकर हमारे बहुत सारे साथियों ने, लगभग 100 की संख्या में युवा साथियों ने कांग्रेस प्रवेश किया है। और ये कांग्रेस प्रवेश करने के बाद उपरांत हुए सभी आगामी चुनाव में कांग्रेस को जिताने का संकल्प लिया है। और लाइव न्यूज में भी फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।